मतलब इतने मस्ती करते थे तो हमारे को बीच में स्कूल वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे पांचवी क्लास के अंदर ही कि भाई आपको हम नहीं पढ़ा सकते, आपका बच्चा बहुत शैतानी करता है। कारपेट नीचे बिछा उसी नीचे बिछाने वाले उसी को ओढ़ के सोया। हाँ। रात उसी से निकाली। हाँ। डेड बॉडी का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मैं सोचा यहाँ से तो मेरा ट्रीटमेंट होने से रहा, अभी टाइम लगेगा, यहाँ टाइम लगेगा, अभी Solution निकलेगा। ब्लड गया पूरे मुंह पे नीचे आ रहा था मेरा। बाकी अच्छा। कंटिन्यू रनिंग किया था। वही मेरा एक लाइफ का एक ऐसा था कि मैं हर भर्ती में एक्सीलेंट मार लेता था। एक्सरसाइज नहीं छोड़ता वही। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सर की ड्यूटी है आर्मी के अंदर। तो किस तरह से इन्होंने ज्वाइन करी थी आर्मी, कितनी बार ट्राई किया है, कितना स्ट्रगल किया है, क्या क्या मुसीबतें आई थी, कैसे सॉल्यूशन निकाला, सब बात करेंगे इनसे। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका। मैं रामकिशन कुमावत। अभी सेना में आपका क्या है, मतलब किस पोस्ट पे हैं आप। सेना के अंदर 4 साल कंप्लीट हो गए मेरे। 5 लर्निंग चल रहा है और गनर रैंक है मेरी। गनर अच्छा। जो कि मतलब आर्मी एयर डिफेंस के अंदर है, AAD आर्मी एयर डिफेंस, जो मिनी मतलब एयरफोर्स और थल सेना दोनों के टेक्निकल टाइप में है। तो कैसे क्या रहा आपका, मतलब आप बता रहे थे आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने थोड़ी बहुत सुनी हुई है कि आपने बहुत बार ट्राई भी किया था। काफी संघर्ष भरी रहा सफर रहा। और संघर्ष में तो शुरू से मतलब 9th क्लास से शुरू कर दिया था संघर्ष मैंने। 9th क्लास से इतनी छोटी क्लास में कोई सोचता है आर्मी में जाने का। 9th क्लास से सफर शुरू किया, लेकिन उस समय मैं भी मतलब एक विद्यार्थी लाइफ में था। और जब शुरुआत से बचपन ही जो स्कूली शिक्षा थी मेरी वो प्राइवेट स्कूल में हुई 5वीं तक। अच्छा, 5वीं तक प्राइवेट स्कूल की। उसके बाद क्या, हम शुरू में इतने नादान तो थे ही, इतने समझदार थे नहीं। अच्छा। कि भाई हम वहाँ इतनी पढ़ाई कर सके, सब कुछ कर सके। तो मतलब इतने मस्ती करते थे तो हमारे को बीच में स्कूल वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे 5वीं क्लास के अंदर ही कि भाई आपको हम नहीं पढ़ा सकते, आपका बच्चा बहुत शैतानी करता है। तो बीच में हमारे को एडमिशन आउट कर दिया। मतलब तो आपको अकेले को निकला स्कूल से? नहीं, हमारा 2-3 बंदों का ग्रुप था। अच्छा। 2-3 में से हम 2 आउट कर दिए थे, एक बंदा रखा था बस। अच्छा। तो गांव के स्कूल में सब कुछ अच्छी पढ़ाई चली मेरी 8 क्लास तक। 5वीं से वहाँ से मतलब जैसे उन्होंने स्कूल वाला निकाला, आपने गांव के स्कूल में एडमिशन ले लिया? गांव के स्कूल में ले लेता मैंने। अच्छा, फिर कितने साल यहाँ पे पढ़ाई करी? यहाँ 5वीं क्लास से लगे, उस समय 8वीं क्लास तक की थी। अभी तो हर जगह पे मतलब 12वीं तक हो गई। अच्छा, 8वीं तक थी। 8वीं तक की मेरी एजुकेशन नहीं थी यहाँ। अच्छा। और 8वीं क्लास टॉप किया था मैंने। अच्छा, 5वीं क्लास में इतनी मस्ती करने के बाद मतलब धक्के निकाल दिए, धक्का मार के बाहर निकाल दिया, 8वीं क्लास में टॉप कर लिया। 8वीं क्लास में टॉप किया था। और वो भी गवर्नमेंट स्कूल से, सरकारी स्कूल से। बोर्ड था उस समय। अच्छा। और उस समय जो गहलोत सरकार की योजना थी कि भाई जो टॉप करेगा उसको मतलब लैपटॉप वितरण भी किया जाएंगे। लैपटॉप की स्कीम चली थी पहले। लेकिन उस समय मिला नहीं था, बाद में मिला था मेरे को। अच्छा। लेकिन कुल मिला के मैंने पढ़ाई का फिर मतलब किया था क्रेज, तो फिर काफी सफलता मिली थी। 8वीं तक मैं सफल हो गया था। और 8वीं के बाद यह हमारे गांव का सिस्टम ऐसा था कि परासोली जो एक स्कूल थी, एकमात्र स्कूल जो कि पढ़ाई के नाम से जानी जाती है, और हाई सेकेंडरी स्कूल ऐसी थी कि मतलब मस्ती के नाम से जानी जाती है कि वो वहाँ इतनी पढ़ाई नहीं चलती, सेकेंडरी कर सकते हैं। अच्छा, वो तहसील वाली आसिंद जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, वो मतलब एंजॉय के लिए मानी जाती थी कि भाई वहाँ बंदे मतलब जो विद्यार्थी है वो एंजॉय करते हैं अधिकतर। हाँ, मैं 11वीं-12वीं भी वहीं पढ़ा हूँ। आपने वहीं किया ना? मैंने वहीं से किया था। तो 8वीं क्लास में जब गया कि मेरे क्लास के क्लासमेट जितने भी गर्ल्स बॉयज थे सारे, वो सारे क्या चले गए परासोली स्कूल के अंदर। उसमें परासोली गांव के स्कूल मतलब जितने भी हम स्टूडेंट थे सबका एडमिशन वहीं हुआ। मैं एकमात्र जो फर्स्ट पहला स्थान था मेरा, मैं वहाँ नहीं गया। तो वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल ने भी बोला, टीचर ने भी बोला कि भाई आपकी पूरी क्लास यहाँ आ गई सबलपुरा की। लेकिन जो फर्स्ट पहला स्थान वाला है वो लड़का नहीं आया, फर्स्ट रैंक वाला नहीं आया लड़का अभी तक। तो उन्होंने काफी दूसरों के माध्यम से अप्रोच भी लगाया था कि भाई वो विद्यार्थी हमारे यहाँ चाहिए, ये है वो है। क्योंकि परासोली का क्या नाम चलता था कि भाई एजुकेशन के मामले में परासोली 1 नंबर चलती है 9th-10th के उस समय। लेकिन मैं नहीं माना, मैं आ गया था इधर ही हाई सेकेंडरी के अंदर। फिर हाई सेकेंडरी के अंदर माहौल ऐसे ही था, सारे 9th क्लास और 9th क्लास के अंदर हाई सेकेंडरी में 9th यहाँ पढ़ाई करी। फिर पहली रैंक वाले ने भी मैं आ गया, लेकिन सारे एक साथ मिल गए थे पूरे। अच्छा। पूरे मस्ती करने लगे, वही सेम माहौल मिल गया। जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे वैसे ही। फिर क्या इधर का माहौल ही एंजॉय के नाम से जाना जाता, तो मैंने एंजॉय के नाम से घूमने लग गया। मतलब वो परासोली वाली तो पढ़ाई के हिसाब से थी, आसिंद वाली जो थी वो ऐसे मानते थे कि
मजे लेने हैं, एंजॉय करनी, पढ़ाई चलती थी, लेकिन उसमें क्या कि पढ़ने वाले कम थे, मस्ती करने वाले ज्यादा करने वाले जाते हैं। तो हमारा तो शुरू से फिर माहौल वही बन गया, माहौल मिल गया, और उसमें इतना समझदार भी नहीं थे कि भाई पढ़ाई से आगे जाके क्या है क्या नहीं है, क्या सिस्टम है, प्रोसेस वगैरह पूरा पता नहीं था। तो फिर वही 2 पीरियड पढ़ के तीसरे पीरियड में आउट हो जाते थे, टीचर के कहने से कोई मानते नहीं थे। तो 9th क्लास में क्या सीधा जब 8th क्लास में मेरे 78% बने थे, 80% से सीधा मैं आ गया 48 पे। 9th क्लास में 48% 48 पे आ गया बिल्कुल। अच्छा। फिर घर वालों ने ये बोला कि भाई अभी ये पढ़ाई करने वाला है नहीं, ये मस्ती करने लग गया। 8 क्लास में इतना होशियार था, 9th में सीधा 48% पे आ गया, तो अभी इसको गुजरात भेज दो बस। अच्छा, यहाँ से छोड़ के गुजरात में क्या करें? गुजरात में क्या कि बुआ की दुकान है मेरे किराने की। अच्छा, किराना की दुकान। उस समय मेरा भी थोड़ा मतलब देखो, जब विद्यार्थी जीवन था, बचपन में थे 9th क्लास में, तो मन चंचल ही रहता है कि यार हमारे क्या के गांव में मतलब 70% लोग गुजराती रहते हैं। अच्छा, तो उनको यहाँ आते देखते थे कि वो इसमें तो गाड़ी वगैरह ले लगाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ टाइप ऐसे रहते, तो मैं सोचा यार एक बार गुजरात भी चलते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, और क्या करना, खूब पैसे कमाएंगे, खूब पैसे कमाएंगे। और उस समय 9th क्लास में क्या था कि जब एडमिशन लिया था, उसी साल एनसीसी भी हमारी एक शाखा जुड़ गई थी हमारे हाई सेकेंडरी के अंदर। तो उस समय जब वो एनसीसी के लिए जो फौजी आए थे, उन्होंने नाम लिख के चले गए थे। तो उतना उस पर गौर नहीं किया था मैंने। फिर मैं जब 9th की गर्मी की छुट्टियां पड़ी, उस समय गुजरात चला गया, और बुआ की जो दुकान थी वो सेल्फ मतलब 10 दिन में मैं लैंग्वेज सीख के सेल्फ करने लग गया। गुजराती लैंग्वेज सीख ली थी? गुजराती लैंग्वेज सीख लिया था। तो मेरे जो फूफा जी थे, उन्होंने दुकान मेरे भरोसे छोड़ के यहाँ आगे उनको मकान का काम करना था। अच्छा, कि ये दुकान संभाल लेगा मतलब उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि ये दुकान कर ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अच्छा। फिर 1-1.5 महीना पूरी दुकान चलाई मैंने। 1-1.5 महीना दुकान चलाई, तो अभी जैसे 10th की स्कूलें खुलने लगी, जुलाई में एडमिशन स्टार्ट हुआ वापस। तो घर वालों ने तो बोला कि भाई अभी क्या करना, पढ़ाई करनी, वही रहना। तो बुआ ने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि इतना मेरा हाथ में भी मेरी था नहीं कि भाई मैं जो कहूँगा वही होगा। बुआ ने बोल दिया कि भाई नहीं, तेरे को तो यहीं रहना है। घर वालों को मना कर दिया, बोला तो दुकान पे सीख गया पूरी, अगले 6 महीने बाद तो दुकान लगा देंगे, इसकी कहाँ दिक्कत आ रही, ये है वो है। हाँ, कि ट्रेंड हो गया तो परफेक्ट हो गया, अभी पढ़ाई की कहाँ जरूरत है, 6 महीने में दुकान लगा देंगे, 6 महीने में दुकान लगा देंगे बस। मैं बोला नहीं, मैं तो 10th क्लास पढ़ गया, ऐसा करके बुआ को बोल के वापस आ गया। फिर आया, फिर एडमिशन ले लिया 10th क्लास में। अच्छा। 10th क्लास में एडमिशन लिया, तो उस समय क्या कि एक एनसीसी कैंप ऑर्गेनाइज किया था, 5 राइज एनसीसी बटालियन है भिलवाड़ा ने। अच्छा। तो उस कैंप में गए थे हम एनसीसी की। एनसीसी का कैंप ही मेरी जिंदगी को पूरा बदल दिया एक तरह से। जो फर्स्ट ए सर्टिफिकेट का जो कैंप हुआ था मेरा, जो स्कूल के अंदर ए सर्टिफिकेट हो जाता है, बी और सी कॉलेज के अंदर होता है, वो एनसीसी का कैंप जो 10 दिन का कैंप हुआ था, उसी में मेरी जिंदगी का पूरा बदलाव हो गया। अच्छा। उस कैंप के अंदर मैंने को इतनी चीजें सीखी 10 दिन के अंदर मैंने। और उस कैंप का जो ऑल ओवर मैनेजमेंट का जो सीओ था, वो कर्नल लेके प्रोफेसर था, उसने काफी ऐसे मतलब सेलिब्रिटीज वगैरह जो बुलाए जिनसे हम मोटिवेट हो। उस समय 2011 के टाइम में एक कैप्टन राहुल जिनकर, जो नया लड़का, अच्छा, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, जो एनसीसी की स्पेशल एंट्री होती है रिटर्न में, मतलब जो इसमें इंटरव्यू बेस पे, उस पर भर्ती हुआ था वो। तो वो कैप्टन राहुल जिनकर आया था उस समय। मेन जो मेरा मोटिवेशन का कारण था वो राहुल जिनकर ही था। उसने जो बताया था कि भाई आप 10th बेस पे भर्ती हो सकते हो सेना में, और उसके अंदर 45% चाहिए, जो जनरल ड्यूटी के लिए है उसके लिए। 8 बेस के जो अगर भर्ती हो रहे तो उसमें कोई कैटेगरी एरिया कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, 8वीं क्लास पास कर रखी है तो उसका कैटेगरी परसेंटेज बेस का कोई जरूरी कितना परसेंट है वो नहीं चाहिए, और डायरेक्ट उसको ले लेंगे। हाँ। और 10वीं क्लास वाले 10th बेस पे जो जनरल ड्यूटी के लिए जो भर्ती होती है, वो 10th बेस में 45% चाहिए। 45% चाहिए। तो उस समय क्या हुआ था, मैं यार सोचा कि 45% तो हम आराम से बना ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। हाँ। क्योंकि इतना तो टैलेंट था ही हमारे में। 48 से 45 थोड़ी आएंगे, 45 थोड़ा आएंगे। हाँ। तो फिर उस समय अगले 2 महीने बाद ही हमारे भिलवाड़ा में सेना की रैली भर्ती आ गई थी। तो मैं सोचा चलो इस बार ट्राई करते हैं रैली भर्ती के अंदर। तो मैं गया, जैसे ही वहाँ कैंप आ गया, कैंप से मैं घर पर आ गया, फिर मैंने कंटिन्यू रनिंग वगैरह सब स्टार्ट कर दिया। कभी मेरे को कैसे भी करके रनिंग क्लियर करना है, आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है। अब बस एक ही लक्ष्य हो गया कि मेरे को सिर्फ अभी नौकरी लगना और आर्मी में ही जाना, आर्मी के अलावा किसी डिपार्टमेंट में नहीं जाना। बाकी दिमाग में नहीं आ रहा, दिमाग में आई ही नहीं बस। उसके बाद भी मेरा जब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो भी सफर रहा था, उसमें बाकी डिपार्टमेंट को मैं ये समझता था कि ये क्या है, इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई मतलब नहीं है, जो पूरी आर्मी है पूरी।
अच्छा, कुछ भी है दुनिया में सबसे बेस्ट आर्मी सबसे है। बेस्ट आर्मी आज के डेट में। बाकी डिपार्टमेंट में क्या है, क्योंकि फिजिकल रूप से जो अगर देखे तो सबसे बेस्ट आर्मी है आज के डेट में। हाँ, डिसिप्लिन के हिसाब से। डिसिप्लिन, फिजिकल रूप से जो फिटनेस वगैरह वो सारी Fitness चीजें है। हम अगर देखने को मिलेगी तो आर्मी के अंदर ही मिलेगी आपको, क्योंकि बाकी किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई इतना रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि भाई आप दूसरी जॉब करते हुए या दूसरे डिपार्टमेंट में रहते हुए भी अगर आप फिजिकल फिट रखना ही हो। तो उसके बाद गया हुआ मैं भर्ती देखना चला गया। भर्ती देखना गया तो लाइफ का जो फर्स्ट देखा था, उस समय भर्ती का सिस्टम तो ऑनलाइन इतना था नहीं, पूरा ऑफलाइन सिस्टम था 2011-12 में। क्योंकि उस समय तहसील में मूल निवास प्रमाण पत्र देखो कि भाई मैं फलाना तहसील का हूँ और आपको टोकन मिल जाएगा सेना भर्ती का, आप टोकन लेके आप भर्ती में रैली जा अटेंड सकते करो। हो। हाँ, तो मैं गया रैली देखने, मेरे गांव का एक प्रकाश मेघवंशी था उसके साथ में, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, 10th का विद्यार्थी भी कितना इतना समझेगा। 10th चल रही थी उस टाइम। 10th लर्निंग चल रही थी मेरी। अभी मैं जब उधर गया, देखा भर्ती का सिस्टम क्या है, प्रोसेस, अंदर गया। अभी वहाँ क्या है कि 400 ज्यादा भीड़ होगी तो 400 का बैच बनेगा, ज्यादा भीड़ नहीं होगी तो 300 का बैच बनेगा। लेकिन उस समय जो रैली भर्ती थी उसमें सबसे ज्यादा भीड़ उसी भर्ती में थी, भिलवाड़ा वाली में। तो 400 बंदों का एक बैच बनाया। 400 एक साथ रनिंग करेंगे, एक साथ रनिंग करेंगे, 400 बन गया ना ग्रुप के अंदर। और 400 मीटर का ट्रैक था, तो उसमें 4 राउंड करने थे। 1600 मीटर का ट्रैक था पूरा। तो उसमें क्या हुआ कि अभी मेरे को तो फर्स्ट टाइम था, 10th पढ़ रहा हूँ, बाकी तो सब बड़े बड़े कॉलेज विद्यार्थी सब 10th सबको मिक्स में दौड़ाया। सबको मिक्स में दौड़ाया। ऐसे तो है नहीं कि भाई एजुकेशन बेस पे दौड़ा रहे। अच्छा, अभी मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मेरे को कहाँ बैठना, क्या है क्या नहीं। और उस समय प्रोसीजर ये था कि जब वो गोली मतलब फायर करेगा उस समय सबको एक साथ, जैसे वो बोलता है ना गो, तो उसी समय वो फायर करेगा, उस समय आप उस फायर की आवाज पे भागना है, एक साथ भागना है। ठीक है। तो उस समय मैं पता ही नहीं चला, मैं तो उसकी गोली को बंदूक को देखने लग गया। अभी मेरे को क्या पता कि क्या सिस्टम है, प्रोसेस यहाँ का। वो बोलते जा रहा, मैं उसकी बातों में गौर नहीं कर रहा, मैं तो बंदूक को देख रहा हूँ कि यार ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी इतना समझदार भी नहीं था मैं उस समय। अभी देखा भर्ती, पीछे से लड़के उठ के मेरे ऊपर कूद के चले गए, मैं नीचे गिर गया। अच्छा, 2 राउंड भी नहीं हो पाए मेरे से तो। अच्छा, वहीं दब गए नीचे। वहीं दब गया नीचे, गिर गया, 2 राउंड भी नहीं कर पाया। मतलब जो 400 मीटर गए हैं, 4 करने थे जिसमें से 2 भी क्लियर नहीं हो पाए। 2 भी नहीं हो पाए। और वहां से मैं निकल गया बाहर। लेकिन वो मेरी जिंदगी की जो सर्वप्रथम पड़ाव था, लाइफ का जो सर्वप्रथम संघर्ष था मेरा, वहां से शुरुआत हो गया था। और वो संघर्ष ऐसा था कि मेरे को मतलब दिल में और मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को अब कुछ भी करके ये रनिंग क्लियर करनी ही करनी। और इतना जोश और जुनून के साथ हो गया कि अब मेरे को नौकरी लगना कुछ भी करके, पूरा सिस्टम प्रोसीजर मैंने देख लिया था। फिर जब नेक्स्ट टाइम 10th क्लियर हो गई, नेक्स्ट टाइम भर्ती आई हमारी, वो बूंदी भर्ती में गए हम। बूंदी के अंदर फिर ये हो गया कि भाई अब 10th तो क्लियर हो ही गए हम। 10th के अंदर 60% कितने बने? 60% बन गए। 60 बन गए। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं, 45% से 15% और एक्स्ट्रा बना दिए। लेकिन 10th के अंदर अगर मैं मेहनत करता तो मेरा 60 से और अब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर मेरा मस्ती प्लस फिर ये भर्ती की तैयारी में लग गया मैं। अच्छा, इसकी तैयारी में लग गया कि भाई अब टारगेट तो बन गया 45% का। भाई 45 तो ये तो आराम से बन ही लेंगे, वो तो हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या, मैं 10th बेस से ही कंपटीशन स्टार्ट कर दिया मैंने। अभी बाकी नॉर्मल लड़के तो 12th के बाद कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, पता ही नहीं चलता है ना, बाद में 10th के बाद सोचते हैं कि अभी मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं। और मैं एकमात्र ऐसा था कि मैंने 10th के अंदर ही कंपटीशन स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरे को यहीं से नौकरी का टारगेट बना लिया कि भाई मेरे को लगना अब सेना में ही। और बूंदी की एकमात्र ऐसी भर्ती थी कि मन में यही था कि मेरे को कुछ भी करके अब दौड़ पास करना ही करना। बूंदी में जब भर्ती देखी, वही सेम टोकन लेके रैली भर्ती में गया। बूंदी जब भर्ती देखी तो एक्सीडेंट हुआ, मतलब भर्ती में सबसे फर्स्ट में आया 400 के बैच में। एक्सीलेंट आ गया। जो उनके जो बाकी जो फिजिकल प्रोसेस थे, चिनअप वगैरह, 9 फीट डिच वगैरह सारी चीजें, पुलअप्स वगैरह और 9 फीट डिच जो 9 फीट गड्ढा कूदना पड़ता वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद आता नेक्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है नहीं है, उस चीजों को चेक करने के लिए। अभी उन्होंने जब डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन चेक किया तो मेरी तो एज कम पड़ गई, लेकिन ए सर्टिफिकेट था मेरे पास। अभी मैं इतना भी समझदार नहीं था कि मैं उनको समझ पाऊँ उनकी चीजें। 10th का स्टूडेंट, 10th क्लियर हुई, 11th का स्टूडेंट था। मैं उनको बोला सर आप ऐसी करो, मेरी जो एज कम पड़ रही है 6 महीना, ए सर्टिफिकेट को काउंट कर लो लेकिन मेरे को बाहर मत निकालो। ए सर्टिफिकेट कोई पॉइंट मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, ए सर्टिफिकेट छोड़ो और एज में जोड़ दो, एज में जोड़ दो मेरे को। लेकिन मेरे को पास कर दो, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट कर दो। तो बोला बच्चे ऐसा नहीं होता है, आप नेक्स्ट बार ट्राई करना, अगली बार कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
उस समय मेरे को बाहर निकाल दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि ये मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल थी कि मेरी एज कैसे कम पड़ गई। एज कम पड़ गई। लेकिन मैं फिर भी सोचा चलो ठीक है, 6 महीने बाद और एज हो जाएगी, अगले बार ट्राई करेंगे वापस। उसके बाद जब भर्ती बूंदी वाली कंप्लीट हो गई, वहाँ फिर घर पे आया, घर वालों ने बोला ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, एज कम पड़ गई तो नेक्स्ट टाइम तैयारी करना, अगली बार हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बोला ठीक है वही करना पड़ेगा अभी। फिर जब 12th में आया था तो उस समय फिर भर्ती आई। तो तैयारी चल रही थी साथ में या तैयारी कंटिन्यू साथ में चल रही थी, मैंने तैयारी छोड़ी नहीं। और फिर मेरा जो रहना करने का जो प्रोसीजर था, डाइट वगैरह, वो सब चेंज कर दिया मैंने। अच्छा। मतलब तली हुई चीजें, जिमने वगैरह वो सब बंद कर दिए थे। अच्छा। सिर्फ मतलब डाइट शादी में भी नहीं खाना? हाँ शादी में भी जाता था, शादी अटेंड करता था, लेकिन जिमता नहीं था। बस वापस आ जाना, घर पे आके खाना, या फिर पहले घर से खाना खा के जाता था या वापस आके खाना खाता था। ये ठीक है, फिर शादी में खाना बचा था। क्योंकि किसी की शादी अटेंड ना करे तो बोले कि भाई मेरी शादी में नहीं आया। लेकिन मेरे को मेरा फिजिकल का भी ज्ञान रखना था। उस हिसाब से फिर जब नेक्स्ट भर्ती हुई थी झालावाड़ की, अभी क्या कि राजस्थान की सबसे ज्यादा गर्मी सर्दी झालावाड़ में पड़ती है। अच्छा। और दिसंबर महीने की सर्दी थी, फुल सर्दी थी। हम तो यहाँ से एक शॉल लेके गए बस। अच्छा। और जब भर्ती देखी, अभी तीसरा अटेम्प्ट चल रहा था। तीसरा अटेम्प्ट चल रहा था मेरा। तीसरे अटेम्प्ट में भर्ती, मैंने इतनी सर्दी थी वहाँ, इतनी मुश्किल रातें निकाली हमने कि मतलब 3-4 नाइट रुके थे हम। मतलब एक नाइट हमारा रनिंग हुआ। कहाँ पे रुके फिर? वही पंडाल के अंदर ही रुकना पड़ता था। कोई इतना पंडाल किसने? आर्मी वाले एरिया में? आर्मी वालों ने जो भर्ती करवाते थे, जो प्रशासन करवाती थी भर्ती, वो भर्ती ग्राउंड में क्या कि मतलब टेंट लगा के, जैसे हमारे जीवना के अंदर लगाते हैं, तो वैसे करके पंडाल बना देते थे ताकि जो भी भर्ती वाले लड़का आएंगे वो सारे उसी में सारे वहाँ रुक जाए। हाँ। और हम इतने भी मतलब खाना पीना देते थे? खाना पीना तो हम घर से बना के ले जाते थे, क्योंकि होटल का खाना था हमारे। 3-4 दिन फिर कैसे चला? 3-4 दिन कभी फ्रूट खा के निकाल लेते थे। अच्छा। और इतना भी खाना मतलब वहाँ की तिली मतलब ऑयली चीजें ज्यादा नहीं खाते थे। एक दिन का तो हम घर पे खा के जाते थे, अगले दिन का हम लेके चले जाते थे। अच्छा। और 1-2 दिन हम मार्केट से, जब भर्ती रनिंग कंप्लीट हो जाती थी उसके बाद में खा लेते थे, बाकी हम फ्रूट खा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। उस समय क्या, हम तो मध्यम परिवार से बिलोंग करते थे, कहीं होटल में भी नहीं रुक सकते कि भाई इतने पैसे है कि हमारे पास होटल में रुक जाए हम। फिर वही इतनी सर्दी थी, सर्दी हम झेल ही नहीं पा रहे थे इतने। फिर जो कारपेट थे, कारपेट ही ओढ़ के सो गए हम। तो क्या करें फिर? कारपेट नीचे बिछाओ, नीचे बिछाने वाले उसी को ओढ़ के सोया। रात उसी से निकाली। जो और भर्ती का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सुबह 3 बजे उठना पड़ता है। 2 बजे उठ के 3 बजे लाइन में लगना पड़ता, तब अपना 5 बजे जाकर 2 रनिंग के लिए नंबर आएगा। अच्छा। ऐसे नहीं कि आप सुबह 5 बजे उठोगे आराम से फिर आपको रनिंग करवाएंगे, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था। उसके लिए तो हमारे को 2 बजे उठ के तैयार वगैरह होके, और 2 बजे से हमारे को लाइन में लगना पड़ता था। 3 बजे से 3 बजे बाद न कोई खाना, केवल एक पानी की बोतल रखते थे साथ में, उसी को पीते रहना बस। अच्छा। उसी से रहना था बस, न कोई खाने का कोई ऑप्शन था हमारे पास, न कोई भूखे रहो। और जब झालावाड़ की भर्ती देखी तो उसमें भी सेम एक्सीलेंट मार लिया मैंने। एक्सीलेंट मतलब जो लड़के 400 का जो बैच बनता है उसमें जो टॉप फर्स्ट रैंक में जो लड़का था दौड़ में, अच्छा, वो एक्सीलेंट में काउंट होता है। मतलब 400 में से जो फर्स्ट आया हो, बाकी एक्सीलेंट उसको, हाँ, बाकी जो रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड का सिस्टम ऐसा है कि जो फिजिकल के नंबर होते हैं, 100 नंबर का टोटल फिजिकल होता है। 100 में से 60 नंबर रनिंग की होती है, 40 नंबर चिन्ह और वो अपने 9 पीटीज के होते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से 60 नंबर अगर जिस लड़के ने एक्सीलेंट मार लिया तो 60 में से 60 नंबर हो गए फिजिकल में, और फिर 40 नंबर बीम में अगर उसने क्लियर कर ली तो 100 में से 100 नंबर वो उसके, वो मतलब अपने हाथ में नंबर है। ये नहीं कि भाई अपने को अगले बार कोई ऑप्शन देगा तो उसमें से करेंगे। ये तो अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड है और अपने हाथ के ऊपर है कि भाई अपना हुनर है, अपना टैलेंट है, अपना स्टेमिना है। 400 में जो फर्स्ट आया 60 नंबर पक्के हो गए, 60 नंबर पक्के हो गए उसके, अपना टैलेंट। उसके बाद में कोई आएगा 40 नंबर ऐसे कम होता जाएगा। 40 मतलब अगर सेकंड गुड में आएगा तो सीधा उसका 48 नंबर। जो ऑल ओवर मेरिट बनती हो तो 100 नंबर फिजिकल प्लस 200 नंबर रिटर्न की, तो 300 नंबर का टोटल है। अगर आपके फिजिकल में नंबर कम हो तो फिर रिटर्न में क्लियर करना पड़ेगा आपको। अगर किसी के रिटर्न में फिजिकल में 100 में से 100 नंबर है और रिटर्न में नंबर कम है तो फिर उसको रिटर्न में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वही उसी हिसाब से जब मेडिकल हो गया, झालावाड़ की भर्ती देखी, उस समय फिजिकल वगैरह सब कंप्लीट, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए। अब मेडिकल स्टार्ट हुआ मेरा। अब तो एज सही थी, अब तो कोई समस्या नहीं थी, एज कंप्लीट हो गई मेरी। अभी मैं सोचा चलो ठीक है ये तो कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट प्रोसीजर एग्जाम मेडिकल ही रहा अपना। अभी मैं तो सोच रहा था कि भाई हम इतने साल से तैयारी कर ही रहे हैं, तीसरा अटेम्प्ट आ ही गया, लग जाएंगे, हम तो फिट ही हैं, लग जाएंगे, मेडिकल फिट ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है।
अब मेडिकल हुआ तो मेरे को कलर विजन आंखों का क्या कि 4-5 तरीके से टेस्ट होता है, लेजर टेस्ट 6x6 वगैरह पेन का पॉइंट की तरह, और एक सबसे जो बड़ा है वो कलर विजन होता है, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको। डॉक्टर ने बोला कि जैसे किताब टेबल के ऊपर किताब खोल दी, उसने बोला कि ठीक है बेटा ये पढ़ो। तो उसके अंदर क्या है, वो कलर ब्लाइंडनेस का सिस्टम ये होता है कि टिप की टिप के अंदर जो बिंदी बिंदी होती है उसके अंदर गिनती लिखी रहती है। अच्छा, मतलब पॉइंट पॉइंट लिखे रहते हैं उसके अंदर पॉइंटों में, हाँ बिंदियों में ही गिनती होती है। अच्छा, जैसे कोई रिमार्क वगैरह या रास्ता वगैरह दे देते हैं ताकि उसको उस पे चलना रहता है। हाँ। तो उसने बोला इसको पढ़ो। अभी मेरे को क्या पता है कि मेरे को जन्म से कलर विजन है मेरे तो। अच्छा, कलर ब्राइटनेस है। मेरे को आ गई डॉक्टर पे हंसी। मैं बोल दिया साहब इसको क्या पढ़ो, ये तो बिंदियां हैं, टिपकियां हैं टोटली। अच्छा, दिखे ही नहीं उसमें, मेरे को पता ही नहीं नंबर क्या है, कुछ लिखा ही नहीं। फर्स्ट टाइम देखा कलर विजन क्या होता है। अच्छा, पता ही नहीं था कलर विजन क्या होता है। तो मेरा वो हंसी आ गई। डॉक्टर ने सोचा कि, मैंने सोचा डॉक्टर मेरे से मजाक कर रहा था, मेरे को हंसी आ गई। डॉक्टर ने ये सोचा कि ये मेरे पे हंस रहा है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए ये मेरे पे हंस रहा है। डॉक्टर ने मेरे को बोला तू जा जन्म से अंधा तो जन्म से अंधा बोला तू तो जन्म से अंधा बोला। तो बोला नहीं साहब आप तो मजाक कर रहे हो। बोला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस समय मेरे को मेडिकल में रेफर कर दिया कि भाई मेरे को इस चीज में डाउट है, आप जो एमएच का जो स्पेशलिस्ट आई हॉस्पिटल है, आई जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आप उसको चेक करा दो, अगर वो फिट कर देगा तो आप नेक्स्ट प्रोसीजर आपका जो रिटर्न का है उसमें आप कंप्लीट हो जाओगे। अच्छा, वहाँ डाउट लगा अगर तो वो वहाँ पे स्पेशलिस्ट के पास भेज देंगे कि वहाँ मतलब वहाँ परमानेंट आउट नहीं करते हो। वो रेफर कर देते कि भाई एक तरीके से कि भाई मेरे को इस चीज में डाउट है। अच्छा। एक बार जो आई स्पेशलिस्ट देख लेगा या फिर सर्जिकल का पॉइंट है तो सर्जिकल जो स्पेशलिस्ट देख लेगा वो क्लियर कर देगा, वो फाइनल है। फिर हमारे रिलेशन में मतलब एक मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर है, उन्होंने बोला एक बार इसमें एमजी हॉस्पिटल में हम यहाँ चेक कराते आपका। फिर मैं जब एमजी हॉस्पिटल में गया, वहाँ चेक किया तो वहाँ देखा कि भाई ये कलर विजन होता क्या एक्चुअली में। वहाँ मेरे को पता चला कि मेरे को एक्चुअली रियल में प्रॉब्लम है ये। पता ही वहाँ लग रहा है कि वहाँ तो डॉक्टर मजाक कर रहा था, ऐसा लग रहा है। तो डॉक्टर मजाक कर रहा था, यहाँ पता लगा कलर विजन है, कलर विजन होता ही है। फिर उन्होंने समझाया ऐसी बात है। फिर मैं एमएच में गया, मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर में रेफर के लिए। फिर मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट भी किया था कि सर मेरी ये भर्ती है, मैं इतने 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तीसरी भर्ती है, आप फिट कर दो। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने अनफिट कर दिया। अच्छा, जो भर्ती का जो प्रोसीजर चल रहा था, उस प्रोसीजर में मैं मेडिकल में आउट हो गया। अच्छा। अभी मेरे को इतना मतलब कि भाई अभी मैं 3 बार हो गया, अभी लोगों को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह बताऊंगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा। लोग भी बोलने लगे कि भाई यार तेरे को 3 साल हो गए मेहनत करते हुए, हर बार रह जाता है। लेकिन लोगों को नहीं पता था ना कि भाई एक बार मेरी एज नहीं हुई, सेकंड टाइम मेरा कलर विजन की दिक्कत हो गई, फर्स्ट टाइम तो मेरे से भर्ती क्लियर नहीं हुई थी, गिर गए सारे ऊपर गिर गए थे। और उसके बाद जब 3rd टाइम हो गया कंप्लीट, फिर मैंने फर्स्ट ईयर में आके एमएलई कॉलेज में एडमिशन लिया। एनसीसी का मेरा शुरू से लगी गया था। एनसीसी सर्टिफिकेट स्कूल में हो गया था मेरा। बी और सी मैंने कॉलेज में एमएलई कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। जब एनसीसी वहां से शुरुआत की तो उस समय जब वापस अजमेर भर्ती हुई थी तो फिर मेरे क्या कि आसपास के मेरे बेचमेट के जितने भी लड़के थे वो सब मेरे साथ के लगते जा रहे थे। अच्छा, हर भर्ती में 2-3 लगे जा रहे हो तो। हाँ, वो तो लगते जा रहे हैं। और जूनियर नए बंदे जो फ्रेश वो मेरे साथ ऐड होते जा रहे थे। और लड़कों में क्या मेरे साथ वालों में काफी वो डर फैल गया कि भाई यार इसके बेच में दौड़ना नहीं, ये जिस बेच में घुस गया उसमें एक्सीडेंट तो इसका फिक्स ही है। पहले नंबर पर ये है, पहले नंबर पर यही है। इसके साथ दौड़े तो अपन सेकंड तो फिक्स है। 60 नंबर तो कभी नहीं आने रहे। 60 नंबर हमारा आने से रहे। फिर जब मैं अजमेर भर्ती में गया तो मेरे साथ वाले लड़कों ने यही बोला कि यार भाई तू कौन से बेच में जाएगा, हमारे को बता देना, हम उस बेच में नहीं आएंगे। अच्छा, कौन सा बेच है उसमें हम नहीं आएंगे। हाँ, दोस्त है पर कितने बजे दौड़ेगा लेकिन हम तेरे बेच में नहीं दौड़ेंगे भाई, तू तेरा एक्सीलेंट है, दोस्ती अपनी जगह और 60 नंबर अपनी जगह बस। तो मैं बोला यार मेरे से ऐसा क्यों इश्यू है कि भाई आप मेरे साथ नहीं दौड़ोगे। अभी मैं तो चलो मैं कोई से बेच में चला जाऊंगा, आप मेरे साथ मत आना, और तो क्या करे। तो मेरे आसपास के मेरे साथ में जितने भी तैयारी करने वाले थे, जब मैं अजमेर भर्ती में गया था तो वो मेरे साथ में नहीं दौड़े थे। उनको वो अलग टाइम पे गए थे रनिंग के लिए, मैं अलग टाइम पे बेच में गया था। अच्छा। और उस समय मेरे गांव के एक और लड़का था, वो मेरे साथ ही तैयारी की थी, बजरंग सिंह चौहान। अजमेर वाली भर्ती में फिर सेम हमने वो अलग बेच में दौड़ा, मैं अलग बेच में दौड़ा, वो उस भर्ती में कंप्लीट होकर नौकर लग गया था। अच्छा, उसमें लग गया। लेकिन मेरा उस भर्ती में सेम वही प्रोसीजर, मेडिकल पे आके अटक गया मैं। भर्ती तो मेरी एक्सीलेंट, रनिंग की तो कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि मैं कलर विजन कर ही रहा था। हाँ। और अजमेर भर्ती से पहले जिंदगी में एक इतनी घटना खतरनाक हुई कि मतलब उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। अजमेर भर्ती के जस्ट 1 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया।
अच्छा, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मतलब ये मुंह में निशान चाह वही? रहे, हाँ ये निशान पूरे वही है एक्सीडेंट वाले। अच्छा। एक्सीडेंट में इधर ही प्रतापपुर वाला जब रास्ता कंप्लीट हो रहा था, हाँ। उस समय बाइक ऐसे पलटी खा गई मेरी पूरी। अच्छा। और बाइक पलटी खाई, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जोश और जुनून इतना था कि मैं खुद उठ के फिर बाइक लेकर हॉस्पिटल निकल गया। अच्छा। हॉस्पिटल गया तब लग गई तो रास्ते में बीच में दोस्त को फोन किया कि भाई तू आजा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो विश्वास ही नहीं कर रहा है कि तेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया, तो पहले जैसे ही बोल रहा है। हाँ। मैं बोला तो रोते रोते तो नहीं बोल रहा। हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आजा। अभी आसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, देखा वहां तो कोई ऑलरेडी किसी का डेड बॉडी का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मैं सोचा यहाँ से तो मेरा ट्रीटमेंट होने से रहा, अभी टाइम लगेगा, यहाँ टाइम लगेगा। अभी Solution निकलेगा। ब्लड क्या पूरे मुंह पे नीचे आ रहा था मेरा, पूरे कपड़े ब्लड से हो गए थे। फिर मैं एक जो बंगाली डॉक्टर है उसके पास गया था, तब तक वो फ्रेंड भी वहां पहुंच गया था। फिर बंगाली डॉक्टर को मैंने बोला कि साहब मेरा ट्रीटमेंट ऐसे करो, 1 महीने के अंदर मेरी भर्ती है और मेरे को भर्ती कंप्लीट करनी है। बोला ठीक है, लेकिन टाके लगेंगे। मैं बोला अगर आप टाके ले लोगे तो मैं तो बोल पाऊंगा ना, मैं रनिंग कर पाऊंगा, क्योंकि 1 महीने बाद मेरे को रनिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। 1 महीने बाद मेरे को दौड़ने जाना है वापस, रनिंग की कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। बोला ठीक है, मैं हाई डोज इंजेक्शन वगैरह और हाई डोज ट्रीटमेंट दूंगा, उससे आप ठीक हो जाओगे। तो फिर डॉक्टर इतना अच्छा था कि मतलब मेरे टाँके आने के बाद में भी उसने 25 दिन में मेरे को रिकवर कर दिया। अच्छा। लेकिन मेरे को भर्ती की तैयारी के लिए ओनली 10 दिन मिला बस। 10 दिन तैयारी के मतलब यहाँ पे घर पे रनिंग वगैरह करने के लिए ओनली 10 दिन। और ऊपर से एक्सीडेंट से गुजरा हूँ मैं, तो इतना मतलब शरीर में पेन भी होता था, इतना रनिंग भी नहीं हो पाती थी मेरे से। तो अजमेर भर्ती के बाद मेरा वही सेम डॉक्टर ने मेरे को मेडिकल रेफर कर दिया। डॉक्टर ने मेरे ऊपर मतलब थोड़ा जोर भी लगाया था, अप्रोच भी किया था, कोशिश किया कि इसको फिट करूं, लेकिन दिख ही नहीं पा रहा, तो कहाँ से करेगा। फिर वो डॉक्टर ने ये बोला कि अगर आप सेना में, अभी तो आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप सेना में इन फ्यूचर भर्ती हो जाओगे कल को, तो आगे जाके अगर आपको मतलब युद्ध वगैरह कहीं होंगे, लड़ाई वगैरह होगी, तो उस समय आपको ये चीजें प्रॉब्लम आएगी, ऐसा दिक्कत आएगी, कलर विजन। मैं बोला चलो ठीक है, मायूस तो हो ही गया था कि भाई अगर रेफर कर ही रहा तो फिर आगे क्या मतलब है। तो वहां से भी मेरे को रेफर कर दिया। फिर जोधपुर रेफर किया था मेरे को। तो जोधपुर रेफर किया तो फिर मैंने कोई एजेंट का माध्यम से लाइसेंस भी किया कि भाई अगर लाइसेंस से मैं फिट हो जाऊं। एजेंट मतलब हॉस्पिटल से कोई पैसे वगैरह का तो था नहीं इतना। अच्छा। जैसे कि कोई आर्मी में ऑलरेडी है तो उनके रिलेशन वगैरह होते हैं ना ऐसे, तो उसको मतलब हमने ये दिया कि अगर हम फिट करवा दोगे तो हम कुछ अगर नॉर्मली खर्चा पानी करना है तो कर भी देंगे, कोई इश्यू नहीं है उसका। लेकिन वो तो उनके रिलेशन में मिलने निकल गया, तो बोला मेरे को पैसे वगैरह कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे ही करवा दूंगा अगर मेरे अंदर मिलने वाला है वैसे ही। तो मतलब उनके लाइसेंस से ही हमने अप्रोच किया, तो उन्होंने बात भी किया था, सब कुछ कोशिश भी किया था। तो उस डॉक्टर ने भी काफी मतलब कोशिश किया कि भाई थोड़ा बहुत भी अगर दिख जाए तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन फिर तो प्रॉब्लम फिर वही आगे अटक जाती ना कि मेरे को दिख नहीं रहा था। उसके बाद उसने भी अनफिट कर दिया, बेटा सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। मैं बोला ठीक है साहब। उसके बाद में फिर घर आया। चार बार हो गई? 4 बार हो गया। मतलब 4 बार, मतलब मेरे को हर बार असफलता ही मिल रही। एक भी बार ये नहीं कि भाई मैं कुछ भी सफल। 7 वाले सब लगे जा रहे हैं। 7 वाले सब लगते जा रहे हैं। और मेरा हर बार का प्रोसीजर ये था कि मैं मेडिकल में आके अटक जाना, मेडिकल के आगे नेक्स्ट प्रोसीजर जाना ही नहीं। और दिमाग में एक ही चीज घुसी हुई थी कि भाई मेरे को जाना आर्मी सेना में ही। उसका 7 वाले का हो गया था? 7 वाले का तो बजरंग सिंह चौहान का हो गया था मेरे गाँव में। उसके बाद मेरे गाँव में क्या हुआ, एक अलग से क्रेज हो गया कि भाई ये इतने साल से मेहनत कर रहा है और इस बजरंग सिंह ने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो इसका मतलब इस बंदे के अंदर कोई ऐसी कोई सिचुएशन होगी, कोई कमी होगी जिसको ये पूरी नहीं कर पा रहा है। तो वो लगने के बाद में मेरे गांव में अलग से क्रेज फैल गया था। फिर मेरे गांव के काफी लड़के भी तैयारी करने लग गए थे। उसके बाद मैंने आई का ट्रीटमेंट के लिए सोचा कि भाई अभी एक ऐसा आंखों का इलाज कराऊं मैं कि भाई जहाँ कुछ ना कुछ हो पाए। फिर मैंने यहाँ इस इंडिया के अंदर ऐसे कोई बड़े बड़े आई हॉस्पिटल नहीं छोड़े जो फेमस थे। अच्छा। जहाँ मैं इनके ट्रीटमेंट के लिए नहीं गया। अच्छा, कलर विजन के लिए ट्रीटमेंट हो जाए। जयपुर केसी मेमोरियल आई हॉस्पिटल में, फिर एक बरेली के अंदर है आई हॉस्पिटल, वहां पर भी गया। फिर एक दिल्ली में है, वहां पर भी गया। दिल्ली वाले डॉक्टर ने तो स्पष्ट बोल दिया, बोला बेटा आप डिफेंस सर्विस में बिल्कुल नहीं जा सकते, नहीं तो रेलवे में जा सकते हो, न कोई आर्मी एयरफोर्स नेवी या पुलिस में जा सकते हो। आप इस फील्ड को छोड़ के कोई दूसरा फील्ड चूज कर लो। उस समय मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं इस डॉक्टर को पीट दूं।
कि इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया कि भाई तू डिफेंस सर्विस में नहीं जा सकता। मैं 4 बार हो गया, 4 बार हो गया, मैं तैयारी कर रहा हूँ, हर बार मेरे को इसी में लगना है, इसी फील्ड में जाना है, और ये मना कर रहा है। तो फिर मैं बोला ठीक है सर, मैं लग के दिखाऊंगा आपको। बोला ठीक है आप, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। वो बोला कि भाई इसका आज तक कोई किसी वैज्ञानिक के पास इस चीज का इलाज नहीं है, कलर विजन का कोई इलाज नहीं है। अच्छा। फिर मेरे मन में तो बहुत आया कि भाई मैं एक दिन लग के इसी डॉक्टर के पास जाके वापस बोलूंगा कि सर देखो मैं नौकरी लग गया आज। तैयारी नहीं छोड़ी, फिर तैयारी कंटिन्यू रखी मैंने। मेरे साथ वाले भी सब बोलने लगे यार तेरे कलर विजन की प्रॉब्लम है, 4 बार हो गया, हर बार जाके तो मेडिकल में अटक जाता है, फिर क्या मतलब। फिर क्या इलाज? उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने सबने मना कर ही दिया। फिर मैंने एक दोस्त जिससे संपर्क किया था, उसने बोला कि भाई एक जो कलर विजन की जो बुक है उसकी जो कोड बढ़ाते हैं इनकी, क्या मतलब जो सिंबल होते हैं वो सिंबल याद कर ले, अपना मतलब कलर विजन फिट हो जाएगा। अच्छा। फिर इसका एक जो दोस्त था अजमेर के पास में, वहां गया मैं, उसने बोला कि अगर मैं मतलब वो बोला कि मैं इसको सिखाने के और सिंबल मतलब जो बताऊंगा उसको 25,000 रुपये लूंगा। मैं बोला यार विद्यार्थी जीवन इतने पैसे तो है नहीं, 5,000 रुपये दिए। मैं बोला बाकी नौकरी लगने के बाद ही दूंगा, पहले नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, मान गया? फिर मान गया। वो बोला चलो ठीक है, क्योंकि उसको मैंने पूरी संघर्ष भरी लाइफ बताई मैंने कि भाई मेरे 4 बार ऐसा हो चुका मेरे साथ, मैं लग नहीं पाया, हर बार मेडिकल अनफिट हो रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं अभी, आप ही हो लास्ट ऑप्शन। तो बोला ठीक है, अगर आप कंटिन्यू मेहनत करोगे और कंटिन्यू अगर आप इस चीज को सीखोगे तो मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। फिर क्या बुक पूरी बता दी? बुक फिर उन्होंने क्या, एक बुक मैंने मंगाई थी, 2-3 बुकें उसके पास थी। फिर उसने मेरी हर डेली 10-10, 11-11 घंटे कंटिन्यू क्लास ली। फिर उसने पूरे सिंबल बताए मेरे को। अच्छा। किताब को कहीं से भी खोल दो, सिंबल देखते बता देंगे भाई इसके अंदर ये संख्या है, इसके अंदर ये वर्ड है, इसके अंदर ABCD है, कुछ भी है। अच्छा, जुगाड़ हो गया एक तरह का। हाँ, एक तरह का मतलब अपना खुद के दम पे है कि भाई अगर आप जितना सीखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आप हो जाओगे। वो यही बोला कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, दिमाग है, सीखने का जुनून है, जोश है, तो उसके अंदर यही चाहिए। अगर आपको लगना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर उसने यही बोला कि भाई अगर आप सीख लिए, 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो गए, तो आप कोई से भी आई हॉस्पिटल में जाके आप जिस हॉस्पिटल में बोलोगे उसमें ले जाके मैं आपका मेडिकल करा दूंगा, वो डॉक्टर बता देगा कि ये फिट है। अच्छा, मतलब ये बुक कंप्लीट कर लो, हाँ, पढ़ाई कर लो और फिर आप चेक करा लो, कोई से भी हॉस्पिटल। मैं भी सोचा यार 1 हफ्ते की बात है, भी कर ही लेते हैं, क्योंकि उसके 1 महीने बाद ही हमारी भर्ती थी वापस भिलवाड़ा के अंदर ही। तो एक बार वो ट्राई कर लेते, लास्ट चांस है। अभी मैंने भी सोच लिया अगर लास्ट चांस है, या तो इस पार या इस पार नौकरी लगना है या फिर कुछ भी करना, भी क्या। तो फिर उसने 1 हफ्ते के अंदर मेरा इतना मतलब 10-10, 11-11 घंटे क्लासेस ली। जब हम सुबह रनिंग करने जाते थे वहां पर भी मैं रनिंग नहीं छोड़ा, रनिंग मेरी कंटिन्यू चलती रही 5 साल तक। 5 साल तक रनिंग कंटिन्यू करता रहा मैं। सिर्फ 1 महीना जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसमें रनिंग होल्ड किया था मैंने, बाकी कंटिन्यू रनिंग किया था। वही मेरा एक लाइफ का एक ऐसा था कि मैं हर भर्ती में एक्सीलेंट मार लेता था, एक्सरसाइज नहीं छोड़ता वही। उसी हिसाब से फिर जब वो मेरे को सुबह रनिंग के लिए ले जाता था, उस समय भी मेरे को ये बोलता था कि उस किताब के अंदर कौन सा सिंबल था। उसने मेरे को सारे पेज के ऊपर सिंबल लिखवा दिए कि भाई ये सिंबल इस पेज पे तो सब रट गए, सब याद हो गए, सब पूरे करवा दिया। उसके बाद गया हुआ फिर एक ब्यावर के अंदर, मैं बोला मेरा अजमेर का तो नहीं करवाना, मैंने सोचा क्या पता अजमेर के अंदर इसका कोई डॉक्टर से लाइजन हो। अच्छा। तो डॉक्टर को बुलवा देगा, बोला फिट है तो बोला कोई पहचान हो कि इसको ओके कर देना है केवल। फिर उन्होंने बोला, मैं बोला कि मेरे को ब्यावर हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ चेक करो मेरा। फिर ब्यावर आई हॉस्पिटल में लेकर आया मेरे को, फिर वहाँ चेक कराया, फिर डॉक्टर ने बोला फिट है। फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, वो कोई भाई मैं मेडिकल फिट हो सकता हूँ अब। फिर मैंने जब 1 महीना टाइम मिला था, फिर मैं डेली सुबह रनिंग करता था घर पे, और 1 महीने के अंदर भिलवाड़ा का ऐसा कोई आई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, या जो जितने भी हॉस्पिटल जिसमें सब में आई डिपार्टमेंट है, सारा आई डिपार्टमेंट के पास डेली एक हॉस्पिटल में जाना। अच्छा। आई हॉस्पिटल के डॉक्टर के नाम की पर्ची कटवानी और बोलना ही मेरे को सिर्फ कलर विजन चेक करना है। अच्छा, सबको चेक करना है, सब हॉस्पिटल। जब भर्ती में मेडिकल होता है उसमें बंदा क्या कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाता तो डॉक्टर को डाउट हो जाता है। तो मेरे को वही कॉन्फिडेंस बनने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, या कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए डॉक्टर के सामने डेली में जाता, डॉक्टर के सामने बोलता। अभी आपके सामने तो मैं बोल जाऊंगा कैसे भी करके, चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं डॉक्टर के सामने बोलूंगा तो मेरे मन में वो रहेगा कि भाई डॉक्टर है, कि गलत बता दिया तो क्या होगा। तो उसी हिसाब से मैं भर्ती की तैयारी पहले 1 महीने पहले हर डॉक्टर के पास गया, सारे डॉक्टर के पास कलर विजन चेक किया, और जो सिंबल थे उनको कंटिन्यू में याद करता रहा। तो फिर सारे डॉक्टरों ने फिट बोल दिया, सब लोग ओके कर दिया कि हाँ ओके फिट है, कलर विजन नहीं है आपको नहीं है। फिर मैंने जब भर्ती हुई थी
भर्ती के अंदर फिर वही सेम एक्सीलेंट। लेकिन मेरे उस समय में क्या हुआ, मेरे गांव वाले के जो 2 लड़के थे उनको भी मैंने तैयारी कराई थी, एक संजय गुजर है और एक विनोद गुमावत है, उनको भी मैंने कंटिन्यू तैयारी कराई थी और मेरे ही बैच में लेके दौड़ा कि भाई मेरे को टारगेट बना के दौड़ना आप, क्योंकि अच्छा मेरे को टारगेट लेके दौड़ना, हाँ, मैं भी क्लियर करूंगा, तुम्हारा भी क्लियर हो जाएगा, तुम्हारी भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जब गांव में हम तैयारी करते थे तो सब साथ में करते थे। अच्छा साथ जब में बजरंग सिंह लग गया तो उस समय सबका क्रेज बन गया इधर कि भाई अभी सब कर रहे हैं तैयारी तो हम भी करेंगे यूं। तो उसके बाद जब भर्ती की मेरे बैच में लेके दौड़ा उनको, वो भी मेडिकल जो फिजिकल पूरा क्लियर कर ही लिया उन्होंने, लेकिन उनका गुड में हुआ था, एक्सीलेंट में नहीं हुआ था। एक्सीलेंट तो मैं मारा, एक्सीलेंट तो एक ही आएगा, एक्सीलेंट तो एक ही आएगा और रामकिशन होगा। और हमारे जो इस फील्ड में जितने भी तैयारी करने वाले थे उनको सबको पता चल गया कि भाई ये सबसे बड़ा मतलब रनिंग करने का खिलाड़ी आज की डेट में। क्योंकि मेरे एक तो 4-5 साल कंटिन्यू मेहनत हो गई थी, फिर मैंने थोड़ा डाइट को भी कंटिन्यू रखा, तली हुई चीजें ये सब चीजें अवॉइड कर दिया, सिर्फ जो नॉर्मल दही दूध छाछ गई घी वगैरह वही खाया पूरा। स्टेमिना ज्यादा है, स्टेमिना कंटिन्यू रही मेरा उस हिसाब से। फिर जो वहाँ मेडिकल हुआ तो वहाँ हमारे गांव वाले लड़के हम सब एक ही बैच में थे, पूरे एक ही बैच में मेडिकल हुआ हमारा। वहाँ डॉक्टर ने चेक किया, उसने क्या उस समय किस्मत मानो चाहे कैसे भी मानो, मेरे कोड वर्ड मानो चाहे मेरे सिंबल मानो, वहाँ जो नर्सिंग असिस्टेंट था मेरी लाइफ का पहला ऐसा मोमेंट था मैंने देखा। डॉक्टर ने बोला कि मैं इनका 6/6 चेक करता हूँ आपको और आप इनका कलर विजन चेक कर लो। अच्छा, तो नर्सिंग असिस्टेंट ने क्या कि मतलब चेक तो किया था सबको, एक्चुअली में पढ़ाया था सबको, लेकिन इतना मतलब जितना डॉक्टर गौर करके करता उतना नहीं किया। अच्छा उतना नहीं किया, कर दिया उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी उसने पढ़ाया, उस समय में पढ़ लिया था, अटका नहीं था। तो फिर मैं उस समय फिट हो गया तुरंत ही। जब शाम को ऑल ओवर मेडिकल क्या सुबह 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, सुबह 3 बजे बुलाते अंधेरे में, 7 बजे डॉक्टर की टीम आती, तब वो क्या डॉक्यूमेंट प्रोसीजर करके कंप्लीट कर देते। शाम को 8 बजे तक हम फ्री नहीं हो पाते। जब शाम को मेडिकल कंप्लीट हुआ, हमारे सबकी डॉक्यूमेंट निकले, फिर सबके लिस्ट में आ गया कि भाई ये मेडिकल फिट है, ये मेडिकल रेफर है। उस समय मेरे फिर खुशी के मतलब रोने लग गया, मैं फिट हो गया जिंदगी में पहली बार मैं नौकरी लगा आज खुद के दम पे। 5वीं बार में हर बार असफलता, लेकिन इस बार मैं पहली बार खुद के दम पे नौकरी लग गया और आज मैं मतलब कमाने जैसा हो गया यूं। क्योंकि जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है उसके पास रिटर्न की जरूरत है ही नहीं है। सी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट कंप्लीट, रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम आप है। मेरे पास सी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया था, रिटर्न की मेरे को जरूरत थी नहीं। और जैसे ही मेडिकल फिट हुआ मैं रोने लग गया। फिर जो नर्सिंग असिस्टेंट आया बोला क्यों बच्चा रो क्यों रहा है, रेफर कर दिया क्या मेडिकल? मैं बोला नहीं सर रेफर नहीं किया, मैं पहली बार आज मेडिकल फिट हुआ। पहली बार तो बोला है तो हर बार ही होते हैं। मैं बोला सर मैं 4 बार कंटिन्यू मेडिकल फिट हूँ। अच्छा, 5वीं बार में लास्ट टाइम फिट हुआ अब, और आज मैं नौकरी लग गया, मेरे पास सी सर्टिफिकेट है। बोला गुड शाबाश बेस्ट ऑफ लग, ऐसे करके फिर सी सर्टिफिकेट है और उसमें 60 नंबर मिल गए, फिजिकल फिट 40 नंबर 100 नंबर हो गए और 200 सी सर्टिफिकेट तो 300 में से 300 हो गए। 300 में से 300 उस हिसाब से क्या है कि जो हमारे जो मेरिट बेस बनती है, जो मेरिट में टॉप आते हैं उनको मतलब जो सेना के अंदर भी काफी अच्छे डिपार्टमेंट है, तो उसी डिपार्टमेंट के अंदर मतलब हमारे को AAD आर्मी एयर डिफेंस। अच्छा, आर्मी एयर डिफेंस जो कि मतलब पूर्ण रूप से टेक्निकल है। AAD है ना, AAD आर्मी एयर डिफेंस, जो कि मतलब एयरफोर्स से कनेक्टेड है, मिनी एयरफोर्स टाइप है, जो कि मतलब जमीन से हवा में मार करती है। हमारे पास मिसाइलें हैं। अच्छा, मिसाइलों में सारा टेक्निकल काम ही है पूरा। उस हिसाब से मेरा सेंटर उड़ीसा आया फर्स्ट टाइम, ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, फिर मैं उड़ीसा गया ट्रेनिंग सेंटर के लिए। और वहाँ क्या काफी मतलब ऑल इंडिया से भर्ती हो गया था लड़के। वहाँ ऑल इंडिया से भर्ती होने के बाद जब बैच बनता है उसी हिसाब से होता है। तो 1 महीने तक तो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी फर्स्ट टाइम। 1 महीने तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं बस क्यों बच्चे नहीं आए थे? नहीं, ऑल इंडिया से जो लड़के भर्ती हो गए हैं उनका एक साथ बैच बन गया, 1000 लड़कों का या 500 लड़कों का फिर स्टार्ट होती है। तो हम तो हमारे यहाँ से राजस्थान के कोटा यारो लगता अलग है, तो कोटा यारो से भर्ती हो गए, हम इतने बंदे गए थे 17-18 लड़के बस राजस्थान में 17-18। तो उस हिसाब से फिर बैच बना। जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 2-2.5 महीना ट्रेनिंग भी कर ली हमने। लेकिन लाइफ में एक ऐसी और महामारी आ गई, कोरोना नाम की। अच्छा, तो कोरोना में फिर हम अटक गए, हमारी ट्रेनिंग फिर रुक गई। और सेना में क्या है, अगर कोई ट्रेनिंग होती है तो बेसिक ट्रेनिंग ही सबसे हार्ड ट्रेनिंग मानी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक बेसिक होती है एक एडवांस होती है। जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो सबसे हार्ड ट्रेनिंग मानी जाती है। तो बेसिक ट्रेनिंग इतनी हार्ड थी कि 2 महीना तो पहले कर ली थी हमने, 2.5 महीना। और कोरोना टाइम पे फिर होल्ड करवा दिया हमारे से और फिर 0 से स्टार्ट किया।
ट्रेनिंग, फिर वापस करो शुरू से, फिर शुरू से वापस करवाया। 2.5 महीने बोला किया, वो भी वापस स्टेमिना, बोला कोरोना की वजह से स्टेमिना कमजोर हो गया, बोला इनको शुरू से फिर कराओ, शुरू से कराओ। फिर बेसिक ट्रेनिंग मतलब डबल कराई। हाँ। मतलब मुसीबतें हमारे शुरू से चलती रही बस। ये सफलता सिर्फ नौकरी की लगी, बाकी कंटिन्यू हर जगह असफलता ही मिलती रही, घटनाएं लाइफ में चलती रही। हाँ। और हर जगह ठोकर खाते रहा, मतलब मैं बस हार नहीं मानी, चलते रहे, ट्राई करते रहे। और उसके बाद जब वापस ट्रेनिंग 14 महीने बाद घर पर आ पाया, बाकी तो बेसिक ट्रेनिंग बाद 4 वीक की छुट्टी मिल जाती थी। अच्छा, ट्रेनिंग बाद मिल जाती, लेकिन कोरोना की वजह से हमारे को 14 महीने तक छुट्टी भी नहीं मिली। 14 साल मतलब बड़ा लंबा सफर बाद घर पर आया। जब घर पर आया तो गाँव वालों ने जुलूस वगैरह सब निकाला था। अच्छा। और अच्छा प्रोग्राम भी किया था कि भाई हमारे मतलब सबसे ज्यादा मेहनत किया है और सबसे संघर्ष भरी मतलब जिंदगी पढ़ाई के अंदर निकाली उसने। गांव में थोड़ा ऐसा भी होगा ना कि यहाँ रामकिशन लग गया है, तो अब दूसरे भी देख देख के और भी तैयारी कर रहे होंगे, दूसरे और लगे होंगे बच्चे बाद। हाँ, मेरे साथ में तैयारी करने वाले लगभग हमारे एनसीसी बैच के जितने भी लड़के थे, हम उस समय मेरे वाली जो भर्ती थी 2019 वाली, उसमें सब लग गए थे एवरेज। अच्छा। मेरे गांव में ऐसा सिस्टम था कि मेरे जो 2 लड़के थे जिनको मेरे बैच में लेकर दौड़ा था मैं उनको, वो रिटर्न में रह गए थे उस टाइम। अच्छा। रिटर्न एग्जाम में रह गए थे। उसके बाद उन्होंने तैयारी भी अभी भी कंटिन्यू जारी है। उसके बाद मैंने छोटे भाई को भी एनसीसी सी करवा दिया था। अच्छा, तो इसको भी सेना में ले जाना है। हाँ। और सी के बाद गया कि भाई ये अग्निवीर की जो स्कीम आ गई, उसके बाद मैंने उसको थोड़ा अग्निवीर की स्कीम सही नहीं लगी, तो उसके बाद उसको 4 साल का प्रोसीजर कर दिया। तो मैं बोला अभी 4 साल का नहीं, फिर उसको बीएसटीसी करवाया मैंने। अच्छा। और छोटा भाई भी बीएसटीसी कंप्लीट करके उसने भी संघर्ष किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी रह गया था। अच्छा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वैकेंसी में रीट वाली वैकेंसी में उसमें रह गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फिर उसने भी यही सोचा कि वो भी मतलब थोड़ा मायूस टाइप हताश टाइप हुआ, लेकिन मैं बोला कि यार तेरे फर्स्ट टाइम हुआ, मैं तो 4 बार ऐसे बोलते मिली, 5 बार लगे, 5 बार तो पहला अटेम्प्ट, इतना मायूस होने की जरूरत नहीं। लेकिन उसने भी कंटिन्यू मेहनत की, तो सेकंड अटेम्प्ट में उसका भी सिलेक्शन हो गया। अभी गाँव से 5 किलोमीटर दूर उसकी ज्वाइनिंग है कोई। अच्छा, उसका भी नंबर आ गया। टीचर में हो गया। तभी वो भी बढ़िया सेट हो गया टीचर में। वहाँ ट्रेनिंग के टाइम पर कुछ घर वालों से बात तो करने देते थे ऑन कॉल? घर वालों से सिस्टम ऐसा था ना कि भाई स्मार्टफोन रखने नहीं देते थे। फोन तो हमारे ले जाके जमा कर देते थे, लेकिन फिर अभी हम मतलब एक कीपैड फोन वगैरह वो रखते थे। अच्छा। जो भी छुप के बात करते थे उससे। अच्छा। ट्रेनिंग टाइम में क्या कि मतलब ज्यादा घर वालों से लगाव रहने से क्या कि मतलब ट्रेनिंग के टाइम ट्रेनिंग की तरफ उसका दिमाग रहेगा नहीं, ध्यान उधर नहीं जाएगा, तो बार-बार घर पे जाने का मन करेगा, खुद रो रहे हैं, उस हिसाब से फोन में जमा कर लेते थे। अच्छा। लेकिन फिर भी एसटीडी कॉल था कि भाई आप एसटीडी से कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन थोड़ी ट्रेनिंग तो काफी संघर्ष भरी थी। ट्रेनिंग तो मतलब ये जो 4 साल का सफर एक तरफ था और ट्रेनिंग पूरी एक तरफ कर दी हमारी। इतना जोरदार थी क्या? इतना हार्ड ट्रेनिंग होती है ना, सेना की ट्रेनिंग तो हार्ड ही है। तो सुबह जल्दी उठाते हैं, क्या कराते हैं? सुबह 3 बजे उठना पड़ता था। सोते कितने बजे? सोते रात को 10-11 बजे। 3 बजे फिर उठना। 4 बजे तो बाहर हमारे सबकी एक साथ काउंटिंग होती थी तैयार होके। जो नहीं आया, 4:30 बजे तक ग्राउंड में पहुंचना था हमारा। जो नहीं आया तो सबको आना पड़ता था, जो नहीं आएगा उसको पनिशमेंट वहीं पे सुबह सुबह। और 4:30 बजे ग्राउंड में पहुंचना। और 5 बजे तक जो भी ग्राउंड का सामान वो हमारे को लेआउट करना पड़ता था ट्रेनिंग के अंदर। लेआउट के यार 5:15 पे तो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। अगर मॉर्निंग परेड में पीटी है तो पीटी 5:15 बजे पीटी स्टार्ट हो जाती थी हमारी। सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा। 5:15 बजे पीटी स्टार्ट हो जाती थी। और 3 परेड सुबह होने के बाद फिर 45 मिनट का ब्रेक मिलता था। उसके अंदर ग्राउंड से मेस तक आना, आके ब्रेकफास्ट करके वापस 45 मिनट के अंदर ही वहां पहुंचना है। और 2 किलोमीटर दूर ग्राउंड। भागते जाओ भागते वापस खा के वापस आ जाओ। कितने महीने की हुई थी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग हुई थी मेरी, अगर मैं बेसिक जो पहले 2.5 महीने को छोड़ दूं तो टोटल 9 महीने की ट्रेनिंग है। लेकिन हमारे 2.5 महीने वो ऐड हो गए। और अच्छा, वैसे 9 महीने की ट्रेनिंग है। और 2.5 महीने पहले करी वो अलग हो गई। तो उसको ऐड करके हमारे 11.5 महीने वो हो गए। फिर 1 महीना पहले हम रुक गए थे, तो 12 महीने हो गए। और फिर 1 महीना होल्ड कर दिया ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर हमारी कसम परेड शपथ ग्रहण हो गया। अच्छा। कसम परेड होती जो, फिर शपथ लेके यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया हम। तो अभी कहाँ पे ड्यूटी है? सबसे पहले कहाँ ड्यूटी लगी? सबसे पहले ड्यूटी लगी थी मेरी पूना के अंदर। जब मैं वहां से ट्रेनिंग कंप्लीट करके 1 महीने की छुट्टी आया, फिर यहाँ से पूना गया। पूना जाने के बाद 1-1.5 साल वहीं रुका, वहाँ नौकरी की। और वहां से कंप्लीट होने के बाद 1.5 साल में ही हमारा यूनिट मूव आ गया। अप्रैल में मूव करना यूनिट, और जनवरी में फायरिंग एक्सरसाइज चल रही है।
अच्छा, फायरिंग। फिर हम पूना से जनवरी के अंदर राजस्थान में गए, पोखरण में। पोखरण में 1 महीना फायरिंग किया, एक्सरसाइज चली। फायरिंग करना सिखाया? नहीं, मतलब यूनिट की पूरी एक्सरसाइज चलती है, साल में एक बार एक्सरसाइज होती है। ट्रेनिंग हो गई एक तरीके। हाँ, एक तरह की ट्रेनिंग होती है ताकि मतलब अपडेट रहे बंदा, अपडेट रहे, कभी भी कुछ भी हो फिर हम जाए। फायरिंग एक्सरसाइज में चले गए। फायरिंग एक्सरसाइज खत्म करते ही तुरंत हमारी यूनिट लद्दाख चली गई। अच्छा। फिर अभी 2 साल लद्दाख का टर्नओवर चल रहा है। अभी वहां से टर्नओवर अभी कंप्लीट होने में लद्दाख में। अभी यहाँ से कंप्लीट होने के बाद अभी हमारा फिर मूव आ गया बड़ौदा में। अभी गुजरात में आ जाएंगे तो बड़ौदा के अंदर। अच्छा, फिर बड़ौदा में आ तो जाएंगे। अभी कितना टाइम हो रहा लद्दाख वाला? लद्दाख वाला अभी मुश्किल से 3 महीना बस। 3 महीने और। तो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। थैंक यू। तो कैसा लगा है आपको इनका लाइफ का स्ट्रगल? दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मेहनत करोगे तो कभी हार नहीं मानोगे, तो 100% सफलता मिलेगी आपको। और अगर आपने ये सोच लिया कि भाई अगर एक बार मैं मेहनत किया, मेरा तो उसमें नहीं हुआ, तो अभी क्या करना, छोड़ दूं मैं, रुकना नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं उसमें। कंटिन्यू लगे रहो। अगर आप कंटिन्यू लगे रहोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था, तो सर के साथ शूट किया। तो आप बताइए, कमेंट करिए कैसा रहा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताइए, और कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है तो वो भी बताइए आप। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।